हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की 11th क्लास की मिडाइवल हिस्ट्री के डिस्कशन में मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 12 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मुगल एम्पायर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बेसिकली मिडाइवल हिस्ट्री की का डिस्कशन है। मिडाइवल हिस्ट्री में हम जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, जो सतीश चंद्रा वाली लिखी हुई जो एनसीईआरटी है, थोड़ी बल्कि है और उसमें काफ़ी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ बनाई गई है। जिन लोगों ने मेरी एंशियंट हिस्ट्री RS शर्मा वाली एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ नहीं देखी है, वो IS सोशल के चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 29 चैप्टर बाई चैप्टर सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। तो वैसे ये वाली जो करंट सीरीज़ है वो है मिडाइवल हिस्ट्री की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं IS सोशल चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है राइज ऑफ मुगल्स की, कि मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए और बाकी सारी चीज़ें। तो जो वर्ड है मुगल, ये शब्द आया है मंगोल शब्द से, ठीक है, मंगोल शब्द से आया है। और बेसिकली जो मुगल शब्द है ये ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस का दिया हुआ शब्द है। हालांकि मुगल्स अपने आप को तिमुरीद या गुरखनिया डायनेस्टी का कहलाना पसंद करते थे। तिमुरीद इसलिए क्योंकि फादर साइड से, ठीक है, फादर साइड से वो तैमूर के बेसिकली डिसेंडेंट्स थे फादर साइड से, और मदर साइड से वो गेंगिस खान के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। इनको गुरखानिया इसलिए ही कहा जाता है। गुरखानिया का मतलब होता है कि बेसिकली सन इन लॉ ऑफ गेंगिस खान, ठीक है। तो अगर माँ की साइड से अगर मान लीजिए कि अगर नाना अगर चंगेज खान रहे होंगे, तो बेसिकली जो मुगलों के ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी रहे, ग्रैंड फादर रहे होंगे, वो बेसिकली सन इन लॉ ही रहे होंगे गेंगिस खान के। तो इस वजह से उनको नाम दिया गया गुरखानिया डायनेस्टी। तो ये ध्यान रखेंगे, तिमुरीद डायनेस्टी या गुरखानिया डायनेस्टी। अब बात ये आती है कि मुगल राजाओं को हम सुल्तान ना बोल के बादशाह कहते हैं। जैसे दिल्ली के जो राजा थे उनको हम सुल्तान कहते हैं, वैसे ही हम जो मुगल राजा थे उनको हम सुल्तान नहीं कहते, उनको बादशाह कहते हैं। अब इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं कि बादशाह बड़ा होता है या सुल्तान बड़ा होता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जिस राजा ने इस्लामिक खलीफा को अपना इस्लामिक खलीफेट को एक्सेप्ट कर लिया हो, उसके रिलीजियस कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया हो, उसको वो सुल्तान कहलाता है। और जो लोग इस्लामिक खलीफेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको बादशाह कहलाते हैं। तो बेसिकली जो इस्लामिक खलीफेट है, वो कोई भी मुस्लिम राजा जब सिंहासन पर बैठता है तो उसको लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट देता है। कौन देता है? खलीफा देता है, जो बेसिकली जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप होते हैं धर्मगुरु सबसे, वैसे ही इस्लाम में खलीफा को सबसे बड़ा इस्लाम का धर्मगुरु माना जाता है। तो जब भी कोई इस्लामिक राजा, कोई मुस्लिम राजा गद्दी पर बैठता है तो उसको खलीफेट या जो खलीफा है लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट देता है, ठीक है। तो अब जो राजा उस लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, जिसको मंसूर कहा जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वही राजा अपने नाम के आगे सुल्तान लगा सकता है। और जिसने एक्सेप्ट नहीं किया है वो सुल्तान शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो बहुत से राजा थे, कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे। जैसे मुगलों ने नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर आप खलीफा की कंट्रोल को एक्सेप्ट करोगे तो एक तरीके से शासन में बेसिकली खलीफा का थोड़ा सा दखलंदाजी बढ़ जाएगी। तो मुगल्स नहीं चाहते थे कि उनके राजकाज में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में इन धर्म गुरुओं का कोई भी इंटरफेरेंस हो। और इसी वजह से मुगलों ने इस मंसूर को एक्सेप्ट नहीं किया था, एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से उनको बादशाह कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो बाबर को जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बाबर है अपने फादर साइड से तैमूर का डिसेंडेंट था और मदर साइड से गेंगिस खान का डिसेंडेंट था। अब देखा जाए तो ओरिजिनली बाबर उज्बेकिस्तान का था और वहां पे फरगना करके एक एरिया है, वहां का राजा था। पर उसके बाप के मरने के बाद बाबर के अंकल ने बाबर को फरगना से भगा दिया और फिर बाबर ने काबुल में जाके अपनी शरण ली और उसने काबुल में एक छोटी सी अपने लिए एक रियासत या छोटी सी एक किंगडम एस्टैब्लिश करी।
हालांकि अगर आप काबुल का एरिया देखेंगे वो इतना फर्टाइल एरिया नहीं था, और बाबर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का सपना उसने देखा था। लेकिन चूंकि काबुल एक डेजर्ट वाला बहुत ही लेस फर्टाइल कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन इस टाइप का एरिया था जो अफगानिस्तान में है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं थे कि आप एक बड़ा एम्पायर खड़ी कर सकें, क्योंकि बड़े एम्पायर खड़ी करने के लिए चाहिए पैसा, उसके लिए चाहिए बड़ी सेना, और उसमें लगता है खर्चा। तो फिर बाबर ने इंडिया की तरफ अपना रुख किया, क्योंकि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ वेल्थ, लैंड ऑफ रिचेस। ठीक है, तो इंडिया के पैसे, इंडिया की जो रिच रिसोर्सेज हैं, उसने भी बाबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। दूसरा बाबर का इंडिया पे अट्रैक्ट होने का जो दूसरा कारण है वो है सिकंदर लोदी की मौत के बाद जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, तो इब्राहिम लोदी के टाइम पर दिल्ली सल्तनत में बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट, ठीक है, डिस्कंटेंट क्रिएट हो गया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक एरोगेंट शासक था, और जो अपने जो नोबल्स थे, नोबिलिटी का मतलब होता है हाई रैंकिंग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। ठीक है, तो इस वजह से एक तरीके से दिल्ली सल्तनत में एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की सिचुएशन थी, जिसका फायदा बाबर उठाना चाहता था। अब तीसरी बात आती है, तीसरा जो कारण है वो है कि बाबर को हिंदुस्तान में इनवाइट करने का काम किया दौलत खान लोदी ने और महाराणा सांगा ने। दौलत खान लोदी ने क्यों इनवाइट किया? तो दौलत खान लोदी का इनवाइट करने का के पीछे वही सिंपल कारण था कि भाई उसको मिसट्रीट किया जाता था। दौलत खान लोदी वैसे तो चाचा था इब्राहिम लोदी का, लेकिन उसको इज्जत से इब्राहिम लोदी उसके साथ पेश नहीं आता था। तो दौलत खान लोदी उस समय पंजाब का गवर्नर था, तो दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को सबक सिखाने की सोची, इस वजह से उसने बाबर को हिंदुस्तान में इन्वाइट किया। और दूसरे थे राणा सांगा। राणा सांगा ने बाबर को इन्वाइट इसलिए किया क्योंकि महाराणा सांगा एक पैन इंडिया राजपूताना किंगडम देखना चाहते थे। ठीक है, वो पूरे पैन इंडिया अपना एक किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहते थे, पर उनको पता था कि जब तक दिल्ली सल्तनत हिंदुस्तान में है, ठीक है, तब तक उनका ये पैन इंडिया राजपूताना किंगडम का जो सपना है कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो राणा सांगा को लगा कि इससे पहले जितने भी लुटेरे आए थे, ठीक है, चाहे महमूद ऑफ गजनी आया हो, चाहे नादिर शाह आया हो, ठीक है, चाहे तिमूर आया हो, ठीक है, नादिर शाह तो खैर अभी बाद में आएंगे, तिमूर की बात कर लेते हैं। तो जितने भी बाहरी लुटेरे आते थे वो लूटते थे, चले जाते थे। तो उनको लगा कि बाबर भी आएगा और इब्राहिम लोदी को हराएगा, कुछ पैसा वैसा चोरी वोरी करेगा और चोरी वोरी करके अपना सामान बांध देगा और इंडिया से चला जाएगा, और मेरे लिए जो है रास्ता पैन राजपूताना किंगडम एस्टैब्लिश करने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो ये सपना था राणा सांगा का, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। आगे की कहानी तो हमें पता ही है। अब बात आती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसको लड़ा गया 1526 में। इस बैटल में एक तरफ थी बाबर की सेना और दूसरी तरफ थी इब्राहिम लोदी की सेना, और ये लड़ाई लड़ी गई थी 21 अप्रैल 1526 में। और ये कोई बहुत दिनों तक लड़ी वाली लड़ाई नहीं थी, 5-6 घंटे में ही फैसला हो गया था। तो देखा जाए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। ठीक है, और इसी युद्ध ने बेसिकली हिंदुस्तान में फॉर्मल तरीके से मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, हालांकि ये जो जीत है पानीपत की, कोई ऐसा नहीं है कि इस जीत के बाद बाबर ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, ऐसा नहीं है। ये तो अभी पहला कदम था। उसके बाद बाबर को राणा सांगा और जो भी अफगान्स थे, स्पेशली उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन के जो अफगान्स थे, उसको उनसे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। आगे हम वो देखेंगे। तो देखा जाए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हिंदुस्तान की हिस्ट्री का, इतिहास का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, एक वाटरशेड मूवमेंट है, जहाँ से इतिहास पूरी तरह से बदल कर रह गया। ठीक है, तो इस लड़ाई ने हिंदुस्तान के इतिहास को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये युद्ध जीतने के बाद फिर बाबर ने अपने आप को धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू किया। ठीक है, बाबर का जो मुगलों का एक्सपेंशन शुरू हुआ। इस क्रम में सबसे पहली लड़ाई बाबर को लड़नी पड़ी राणा सांगा से ही। ये वही राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे और उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था। ठीक है, तो राणा सांगा ने बेसिकली मारवाड़, आमेर, ग्वालियर, अजमेर, चांदेरी और सुल्तान महमूद लोदी, जो कि भाई था इब्राहिम लोदी का, इनके साथ मिलके एक जॉइंट सेना खड़ी करी। ठीक है, जॉइंट सेना खड़ी करी और बैटल ऑफ खानवा में ये लड़ाई लड़ी गई। हालांकि इस लड़ाई में
राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं नाम, इन सारी सेनाएं, सारी ताकतें मिलकर बाबर के साथ लड़ी थी, और बाबर ने इस युद्ध में जीतने के लिए इस लड़ाई को जिहाद का नारा दिया। तो हमेशा से यही होता है, कोई भी इस्लामिक कोई भी या पॉलिटिशियन हो या कोई रूलर हो, कभी भी कोई लड़ाई लड़नी हो और अपनी सेना को इंडोक्ट्रिनेट करना हो, मोटिवेट करना हो, तो लोग जिहाद का नारा देते हैं। जैसे जिन्ना ने भी यही किया था कि पाकिस्तान बनाने का जो सपना था उसको जिहाद का नारा दे दिया कि भाई ये जिहाद है, होली वॉर है, क्रूसेड है, एक तरीके से धर्म युद्ध है। ठीक है, तो इसी युद्ध को बाबर ने अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए इस युद्ध को जिहाद डिक्लेयर किया, और खुद उसने गाजी का टाइटल एज्यूम कर लिया। गाजी इस्लाम में वो होता है, वो इस्लामिक रूलर को गाजी कहते हैं जो नॉन इस्लामिक रूलर्स को हराकर इस्लाम को एस्टैब्लिश करता है, उसको बोला जाता है गाजी। तो एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी। फिर जो अगली लड़ाई होती है बाबर की, वो होती है बैटल ऑफ चांदेरी, जो बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में ठीक अगले साल 1528 में लड़ी जाती है, और इस युद्ध में मेदिनी रॉय को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दो लड़ाइयां याद रखेंगे, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चांदेरी। कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है। फिर एक और लड़ाई है, इसमें शायद दिया नहीं है, एक और लड़ाई बाबर लड़ता है, बैटल ऑफ घाघरा, जिसमें जाके वो अफगानों को हराता है बिहार में। ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा अगर आप देखें तो खानवा आगरा के पास एक जगह है, वहां पर ये लड़ाई होती है। चांदेरी मालवा वाला एरिया है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, और एक और तीसरी लड़ाई होती है बैटल ऑफ घाघरा, जो कि घाघरा नदी के तट पे बिहार के आसपास ये लड़ाई लड़ी जाती है। इसमें भी बाबर ने अफगान सेना को हरा दिया। अब बात ये आती है कि बाबर तो यार इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने, अभी आपने देखा कि इतनी सारी सेनाओं के संगठन को भी बाबर ने आसानी से हरा दिया। तो इसके पीछे, इन विक्ट्रीज के पीछे वजह क्या थी? तो पहली बात आती है मोबाइल कैनन्स। तो इससे पहले जो तोपें होती थी जनरली किले की दीवारों पे लगी हुई होती थी। बाबर ने पहली बार तोपों को युद्ध के मैदान में उतारा, तोपों के साथ पहिए लगाए और युद्ध के मैदान में तोपों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो पहली बात यूज ऑफ मोबाइल कैनन। दूसरा है तुलुगमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर। तुलुगमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर का मतलब होता है कि बेसिकली कि आप दुश्मन सेना को एक साथ सामने सामने लड़ाई नहीं लड़ते। ठीक है, एक साथ आप सामने सामने लड़ाई नहीं लड़ते। इसमें क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपकी ये मेन आर्मी है, ठीक है, उसमें आप कुछ रिजर्व रखते पीछे, कुछ लेफ्ट साइड से जो लेफ्ट फ्लैंक होता है, ठीक है, लेफ्ट विंग कह लीजिए, फिर ये राइट विंग हो गया। वैसे तो खैर इसमें उल्टा दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि लेफ्ट विंग हो गया, ये राइट विंग हो गया। ठीक है, और इस तरीके से अपनी सेना का इस्तेमाल करके दुश्मन सेना को घेरने की कोशिश करते हैं चारों दिशाओं से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है तुलुगमा सिस्टम। एक और सिस्टम है अराबा सिस्टम। ये भी वॉरफेयर की एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है अराबा सिस्टम में कि जितनी भी बैलगाड़ियां होती हैं उनको आप चेन से एक दूसरे से बांध देते हैं, और इस बैलगाड़ियों के पीछे छुपकर आप तोपों और आर्चर से, धनुर्धारियों से, तीर धनुष से और तोपों से दुश्मन की सेना पर हमला करते हैं। अब ये चूंकि जब चेन से बंधी हुई होती हैं ये बुलकार्ड्स, तो कोई भी दुश्मन सेना डायरेक्ट इनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकती, इनके ऊपर चार्ज नहीं कर सकती है, और दुश्मन सेना का कोई तीर आएगा तो वो भी उससे बचा जा सकता है। तो सिंपल टेक्निक है, और इस बैलगाड़ियों की आड़ में छुपके तोपों से दुश्मन सेना पर हमला कर सकते हैं, और जो भी आर्चर्स होंगे वो भी दुश्मन सेना पर हमला कर सकते हैं। इसको बोला जाता है अराबा सिस्टम। फिर देखा जाए तो बाबर ने कुछ और नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया। एक है आयरन स्टिरअप। आयरन स्टिरअप अगर आप देखें तो ये आयरन स्टिरअप होता है जिसमें बेसिकली ये पैर रखने वाला ये लूप होता है। इससे पहले रोप के स्टिरअप का इस्तेमाल होता था, लेकिन आयरन स्टिरअप इंट्रोड्यूस करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब जो घुड़सवार है वो आराम से इसके ऊपर खड़े होकर बैलेंस बना के, ठीक है, चलते घोड़े से दुश्मन के सेना पे धनुष से हमला कर सकता था, एम लगा सकता था। माउंटेड आर्चरी, ठीक है, इसको बोलते हैं माउंटेड आर्चर्स। ठीक है, क्योंकि रोप वाला जो स्टिरअप होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये जो लोहे वाला जो स्टिरअप है वो स्टेबल है। आप आराम से चलते हुए घोड़े की पीठ पर आप खड़े होकर धनुष से हमला कर सकते हैं, निशाना लगा सकते हैं।
फिर एक और है स्विफ्ट मूविंग कैवलरी, ठीक है। तो स्विफ्ट मूविंग कैवलरी एंश्योर्ड स्पीड, मोबिलिटी एंड सरप्राइज। फिर अगला रीजन है सीजन्ड सोल्जर्स, ठीक है। तो बाबर ने अपनी सेना में जनरली जितने भी सैनिक थे वो काफी एक्सपीरियंस थे और डिसिप्लिन सैनिक थे। फिर दूसरा है मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। तो बाबर कभी भी दुश्मन पे बस ऐसे ही हमला नहीं करता था, हमेशा काफी केयरफुल प्लानिंग करता था और एक पूरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी के साथ ही दुश्मन सेना पे हमला करने का काम करता था। और अगला है फाइट एंड फ्लाइट, कि हमला करके भाग जाना, ठीक है, हमला करके भाग जाना। तो ये कुछ नई नई टेक्निक्स बाबर ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करी, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनी हिंदुस्तान में बाबर की इन सीरीज ऑफ वॉर्स में जीत का, ठीक है। अब बाबर के शासनकाल की बात करें तो बाबर ने चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली चारबाग होता है कि कोई भी मान लीजिए कि बिल्डिंग है, उसके सामने का जो गार्डन है आप ऐसे परपेंडिकुलर वाटर चैनल्स आप बनाओगे और गार्डन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 4 बाग, ठीक है, 4 बाग। इसको बोला गया है चारबाग स्टाइल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इसको डिटेल में हम आगे देखेंगे, ठीक है। फिर मोबाइल कैनन्स, ये हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करने का काम बाबर ने किया था। गन पाउडर हिंदुस्तान में बाबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन मोबाइल कैनन्स का इस्तेमाल, युद्ध के मैदान में तोपों का इस्तेमाल बाबर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। अगर देखें तो बाबर एक सूफी सिलसिले को मानता था, नस्कबंदी सूफी सिलसिला, नस्कबंदी सिलसिला ऑफ सूफिज्म। फिर बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था तुज़ूक बाबरी, जो कि टर्किश भाषा में बाबर ने लिखी थी। बाद में इस ऑटोबायोग्राफी को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया था अब्दुल रहीम खान और इस पर्शियन ट्रांसलेशन का नाम था बाबरनामा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो बाबरनामा और तुज़ूक बाबरी दोनों एक ही किताब है। तुज़ूक बाबरी टर्किश भाषा में लिखी हुई है और ये बाबर ने खुद लिखी थी, और जो बाबरनामा है वो अब्दुल रहीम खान, ये वही अब्दुल रहीम खान है जो बैरम खान के बेसिकली बेटे थे। रहीम के दोहे जो हम सुनते हैं वो यही हैं, ये वही रहीम है, अब्दुल रहीम खान, ठीक है। अगर देखें फिर एक और बात ध्यान रखेंगे कि मरने के बाद बाबर की लाश को काबुल में ले जाके दफनाया गया। इस वजह से बाबर का जो मकबरा है, जो टूम है, वो काबुल में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात आती है हुमायूं की। तो बाबर की मौत के बाद लगभग 40 साल की उम्र में बाबर की मौत हो गई थी। बाबर की मौत के बाद जो हुमायूं है वो गद्दी पर बैठे। हुमायूं एक अच्छे आदमी थे लेकिन एक वीक रूलर थे, ठीक है। हुमायूं एक अच्छे आदमी थे लेकिन एक वीक रूलर थे। फिर एक लेजेंड के हिसाब से जब चित्तौड़ के ऊपर जब बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने हमला किया था, ठीक है, ऐसे कहानी है कि ऐसी कही सुनी कहानी है, ऐसा कोई इसका हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। तो कहा जाता है कि जब चित्तौड़ के किले के ऊपर बहादुर शाह जो कि गुजरात का रूलर था उसने हमला किया, तो वहाँ की जो रानी थी, रानी कर्णावती, जो महाराणा सांगा की विधवा थी, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। हालांकि हुमायूं के पहुँचने से पहले रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था। तो ये कहानी अक्सर हम पढ़ते हैं, बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बनी बनाई कहानी है, इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम बहादुर शाह की बात करें तो बहादुर शाह जो है पोर्टुगीज से उनकी लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई में बहादुर शाह अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूदा और फिर वो डूब कर उसकी मौत हो जाती है। तो ये बहादुर शाह की छोटी मोटी कहानी है। अब बात आती है हुमायूं की लड़ाई अफगानों के साथ। तो आप देखें तो लोदीज को हराने के बाद ऐसा नहीं है कि लोदी चूंकि अफगान्स थे, तो ऐसा नहीं है कि इब्राहिम लोदी की हार हो गई और इब्राहिम लोदी जब मारा गया तो अफगानों का इंडिया से इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो रीजन है, यहाँ पर अभी भी अफगान्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे, ठीक है। तो उसी अफगानों में से एक शेर शाह सूरी करके एक कमांडर है जिसने वहाँ पे सूर डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया हुआ था इस वाले एरिया में, ठीक है। सूर डायनेस्टी शेर शाह सूरी ने एस्टैब्लिश की थी। तो जब हुमायूं दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ था, उस समय शेर शाह सूरी करके एक अफगान था जो अपनी ताकत को ईस्टर्न इंडिया में कंसोलिडेट कर रहा था। और देखें कि जब शेर शाह सूरी, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो शेर शाह सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध होना तय था।
अब इस दो युद्ध हुए, एक हुआ बैटल ऑफ चौसा 1539 में, दूसरा युद्ध हुआ बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। और इन दोनों युद्धों में, बैटल ऑफ चौसा में भी और बैटल ऑफ खानवा में भी, हुमायूं को हार का सामना करना पड़ता है। और इस हार के बाद हुमायूं भागकर अपनी जान बचाने के लिए पर्शिया चला जाता है। ठीक है, हुमायूं जो है पर्शिया भाग जाता है और वहां पर 15 साल तक रहता है। फिर 15 साल बाद हुमायूं वापस से अपनी शक्तियों को एकत्रित करता है और हिंदुस्तान का जो तख्त है उसको वापस से पाने के लिए हिंदुस्तान के ऊपर हमला करता है। उस समय हिंदुस्तान के ऊपर सू डायनेस्टी चल रही थी, तो मुगलों को रिप्लेस करके सू डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी 1540 में। और ये सू डायनेस्टी लगभग 15 साल तक रही। और जब हुमायूं ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो उस समय सिकंदर शाह सूर वो दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था। और 1555 की लड़ाई में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को हराकर वापस से सू डायनेस्टी को रिप्लेस करके मुगल डायनेस्टी को रीएस्टैब्लिश करने का काम किया। ठीक है, हालांकि हुमायूं काफ़ी अनलकी था। इस युद्ध के 6 महीने बाद ही सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद 14 साल की छोटी उम्र में अकबर गद्दी पर बैठता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाप की ऐसे ही एक्सीडेंटल मौत हो जाती है, आकस्मिक मौत, अकाल मौत। तो इस अकाल मौत के बाद 14 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठता है। अगर हम हुमायूं के कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें तो हुमायूं ने दिल्ली में एक शहर को एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम दिया था उसने दीन पनाह। दीन पनाह का मतलब होता है रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दीन पनाह, रिफ्यूज ऑफ द पुअर एंड डिसएम्पावर्ड। फिर हुमायूं की बायोग्राफी लिखी थी हुमायूं की बहन जिनका नाम था गुलबदन बेगम, और उस बायोग्राफी का नाम था हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा लिखने का काम किया था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी। अगर हुमायूं के टूम की बात करें तो हुमायूं का जो मकबरा है वो ताजमहल का प्रोटोटाइप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे ने ही ताजमहल के डिज़ाइन को इंस्पायर किया था। और ये हुमायूं का जो मकबरा है वो उसकी वाइफ ने बनवाया था, ये ध्यान रखेंगे। हुमायूंस टूम वॉज नॉट बिल्ड बाई अकबर। बहुत से लोगों को लगता है कि हुमायूं का जो टूम है वो अकबर ने बनवाया था, जबकि ऐसा नहीं है। हुमायूं का जो टूम है वो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। अब सू डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सू डायनेस्टी के बारे में देखें तो बाबर की मौत के बाद, ठीक है, बाबर की मौत के बाद उसके जितने भी बेटे थे उनके बीच में गद्दी पर बैठने के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और इसी क्रम में जो हुमायूं है वो गद्दी पर बैठता है। और जब हुमायूं गद्दी पर था तो उस टाइम पर शेरशाह करके एक अफगान लीडर था जिसने हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज में हराकर सू डायनेस्टी की नींव रखी थी। ठीक है, और शेरशाह सूरी का जो टाइम पीरियड है अगर आप देखें तो काफ़ी कम समय है, लगभग 5 साल ही शेरशाह सूरी ने राज किया था। और ओवरऑल सू डायनेस्टी ने 15 साल राज किया था। लेकिन फिर भी ये 15 साल और उसमें भी 5 साल को जो टाइम पीरियड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का बहुत ही इमेंस कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो अब देखते हैं एक एक करके कि भाई इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। तो पहला कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो उन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम रखा रुपया, और कॉपर कॉइन का नाम रखा दाम। ठीक है, तो 2 टाइप के कॉइन शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किए थे, सिल्वर कॉइन यानी कि रुपया, कॉपर कॉइन यानी कि दाम। ठीक है, फिर शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। वैसे तो देखा जाए तो इस रोड का असली नाम था सड़क ए आजम, जो कि अफगानिस्तान से होते हुए चिटगांव बांग्लादेश तक जाती थी। जीटी रोड इसको कहते हैं। इसका असली नाम था सड़क ए आजम, बाद में जब अंग्रेज आए तो इसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी या सड़क ए आजम, जो कि इंडस को बंगाल के सोनारगांव एरिया से, सोनारगांव जो पोर्ट है उस वाले एरिया तक जोड़ती थी। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो शेरशाह सूरी ने अपने एम्पायर को डिवाइड किया था सरकार, परगना और विलेज। तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था। तो एम्पायर विल बी डिवाइडेड इनटू सरकार। ठीक है, और सरकार बेसिकली इसका हेड कौन होगा? शिकदर। ठीक है, सरकार विल बी हेडेड बाय शिकदर।
फिर होगा उसका, उसके नीचे आएगा परगना, परगना विल बी हेडेड बाय अमीन। ठीक है, तो ये नाम याद रखें, एम्पायर, एम्पायर के नीचे सरकार, सरकार के नीचे परगना, फिर विलेज। तो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ शेर शाह सूरी। फिर देखा जाए तो जो दाग और चेहरा सिस्टम था जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था, उस सिस्टम को शेर शाह सूरी ने भी अडॉप्ट किया था। अगर आपने दाग और चेहरा सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आप जाके दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दाग और चेहरा सिस्टम वाज रीइंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी। फिर उसके अलावा कुछ और भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ही अडॉप्टेड अ वेरी एफिशिएंट रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इन्होंने बहुत सारी सराय बनाई ताकि जितने भी राहगीर हैं, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी मर्चेंट्स हैं, वो इन सराय में रुक सकें। उन्होंने सड़कों पे जगह जगह पे कुएं खुदवाए, जगह जगह पर उन्होंने पुल बनवाए। ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया, ट्रेड को प्रमोट किया और एक स्ट्रॉन्ग स्पाइस सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये शेर शाह सूरी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने जब सड़क बनाई थी, अब ऑब्वियस सी बात है, वो सड़क बनाई, पहले तो होटल और ये सब मोटेल हुआ नहीं करते थे, ओयो ये सब तो था नहीं। तो भाई जो भी राहगीर हैं जो सड़क पे चलेंगे कहीं तो रुकेंगे, तो उनके रहने के लिए सराय बनाई गई, जिसको इन, जो इन शब्द है सराय को बोला जाता है। ठीक है, तो सराय बनवाई। फिर आप देखें तो जगह जगह पे उन्होंने पानी के लिए कुएं भी खुदवाए, जगह जगह पे सड़कों पे ब्रिज भी बनवाए। उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया और इसी वजह से शेर शाह सूरी को एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। हालांकि उनका जो रेन है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन उन्होंने जो फाउंडेशन रखी, जो नींव रखी गुड गवर्नेंस की, वो आज भी उसकी मिसाल जो है कायम है। ठीक है, कुछ और इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा डिटेल में इनका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने एक सिस्टमैटिक और एक जस्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि फेयरनेस, एफिशिएंसी और रिकॉर्ड पे बेस्ड था। उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, पट्टा सिस्टम। तो पट्टा सिस्टम बेसिकली क्या होता है, अगर आप ये देखें कि भाई पट्टा सिस्टम में कौन सा किसान है, मतलब पहले क्या होता था कि सब चीज़ें जो मतलब कोई भी किसान है तो उसकी रेवेन्यू की लायबिलिटी कितनी, उसकी टैक्स की क्या लायबिलिटी है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, सब कुछ ओरल होता था। और इसकी वजह से जो है कई बार जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो किसानों को एक्सप्लॉइट किया करते थे। ठीक है, किसानों को एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो इसी चीज़ को, इसी एक्सप्लॉइटेशन और करप्शन को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए शेर शाह सूरी ने पट्टा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो पट्टा सिस्टम का बेसिकली मतलब है कि जो कुछ भी रेवेन्यू की लेनदारी देनदारी है उसको पेपर पर प्रॉपर तरीके से लिखा जाएगा। जैसे अगर आप देखें इसमें किसान का नाम, कौन से गांव से है, कितना ज़मीन, कितने एरिया में उसने खेती कर रहा है, कौन सी फसल उगा रहा है, कितना उसका रेवेन्यू की देनदारी है, एक बीघे का कितना रेट चल रहा है और उसकी टोटल देनदारी कितनी है। तो 20 बीघे का खेत है, 2 दाम उसको देना है, यानी कि 40 दाम। तो टोटल रेवेन्यू उसकी देनदारी हो गई 40 दाम। ठीक है, तो सब कुछ पेपर पे लिखा जाना, इसको बोलते हैं पट्टा सिस्टम। ठीक है, दूसरा आता है कबूलियत सिस्टम। ठीक है, तो पट्टा सिस्टम अगर आप देखें तो एक तरीके से लैंड रिकॉर्ड वो था, और कबूलियत सिस्टम है कि भाई इनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, ठीक है, कबूलियत, बेसिकली एग्रीमेंट को कबूलियत बोलते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट को कबूलियत बोलते हैं। तो ये पट्टा होगा, उसके साथ ये कबूलियत भी होगा जिसमें वो जो किसान है वो साइन करेगा कि हाँ भाई मुझे ये बात एग्रीड है, मुझे समझ में आ गई है, मैं एग्री करता हूँ कि इतना टैक्स जो है साल के अंत में मैं आपको जमा करूंगा। तो पट्टा हो गया ये आपका सारा रिकॉर्ड, और पट्टा विल बी सप्लीमेंटेड विद दिस कबूलियत, बेसिकली एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द पेजेंट। ठीक है, तो पट्टा और कबूलियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी इन ऑर्डर टू वीड आउट करप्शन एंड iron out any differences or discrepancies in revenue collection process. ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। तो शेर शाह सूरी ने दिल्ली में एक नए शहर को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था पुराना किला। ठीक है, पुराना किला वाज एस्टैब्लिश बाय शेर शाह सूरी। और मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि एक सूफी पोएट थे, उन्होंने किताब लिखी पद्मावत, जो रानी पद्मिनी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, रानी पद्मिनी के ऊपर बेस्ड है, वही जिसके ऊपर जो है मार पिटैया हुई थी, कर्णी सेना ने मारा था इनको, क्या नाम है,
नाम भूल रहा हूँ मैं उस डायरेक्टर का, ठीक है, संजय लीला भंसाली, हाँ, तो उनको मारा था। तो वही पद्मावत, वही पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी वाली जो कहानी है, जिसमें पद्मिनी जो रानी पद्मावती है, नॉट पद्मिनी, रानी जो पद्मावती है जिन्होंने जौहर कर लिया था, उसी कहानी को मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी इस किताब में लिखा है, ठीक है। फिर मौत के बाद, शेरशाह सूरी के मरने के बाद उनको सासाराम बिहार में दफनाया गया और उनका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो सासाराम बिहार में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये था पहला लेक्चर मुग़ल एम्पायर के बारे में। अगले लेक्चर में हम बेसिकली डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर में अकबर के शासन में क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।